इस लॉन मावर को चलाने के लिए मुझे इस पर एक बल लगाना पड़ता है, लेकिन यह भी ध्यान देना जरूरी है कि मुझ पर भी बल लगता है। मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं कि अगर मैं खुद को संभाले बिना जैसे एक पैर पर खड़े होकर लॉन मावर को धक्का देने की कोशिश करूं। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल बराबर द्रव्यमान बाध त्वरण हम हर वस्तु का सापेक्ष त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम सभी घर्षण बलों को अनदेखा करें, जैसे लॉन मावर के पहियों और जमीन के बीच का घर्षण बल, और अगर लॉन मावर का द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान के बराबर हो, तो हम दोनों विपरीत दिशाओं में एक ही दर से त्वरित होंगे। जैसे ही मेरे हाथ लॉन मावर के हैंडलबार से हटते हैं, हमारे बीच का बल समाप्त हो जाता है और दोनों दिशाओं में त्वरण भी खत्म हो जाता है। पर हमारे पास अपनी अपनी दिशाओं में अंतिम वेग रहेगा और हम वास्तव में संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करके हमारे बीच सापेक्ष वेग निकाल सकते हैं। हम संवेग की गणना वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणन से करते हैं, और यहां संवेग संरक्षण से लॉन मावर का अंतिम संवेग मेरे अंतिम संवेग के बराबर है। अब मुझे अपना द्रव्यमान पता है, तो मैं वास्तव में यह गणना कर सकता हूं कि मुझे किस वेग से पीछे धकेला जाएगा। यह इस पर निर्भर करता है कि मैं बहुत भारी वस्तु जैसे यह लॉन मावर जो बहुत धीरे चल रहा है का उपयोग करता हूं, या बहुत हल्की वस्तु जो बहुत तेजी से चल रही है, जैसे बंदूक से गोली चलाना। संवेग संरक्षण नियम घूर्णन वस्तुओं जैसे पहिए पर भी लागू होता है। अब इस पहिए का द्रव्यमान मेरी तुलना में बहुत कम है, तो मुझे इसे बहुत अधिक वेग से घुमाना पड़ेगा ताकि इसे पर्याप्त संवेग मिल सके। इस मामले में कोणीय संवेग, क्योंकि यह घूम रहा है, ताकि मुझे खुद को विपरीत दिशा में घुमाने के लिए पर्याप्त संवेग मिल सके। हालांकि इतना जरूर होगा कि मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो उदाहरण काफी खराब था, तो मुझे लगता है कि मुझे एक टेस्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी ताकि मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकूं। रिएक्शन व्हील्स साइकिल के पहिए की तरह ही काम करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि साइकिल के पहिए का द्रव्यमान बहुत कम है और मेरा वजन ज्यादा, तो मुझे अपने शरीर को उल्टी दिशा में घुमाने के लिए पहिए को काफी तेज घुमाना होगा। मैंने रिएक्शन व्हील्स का काम दिखाने के लिए छोटा टेस्ट रिग बनाया है। यह एक भारी एल्यूमीनियम डिस्क है जो इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट पर लगी है। मोटर नीली प्लेट के पीछे है। यह नीली प्लेट और पूरी असेंबली एक पिवट पर संतुलित है, जिससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट या हवा में ड्रोन का अनुकरण हो सके। यह अपनी वर्तमान स्थिति में खुद से वापस सीधा होने की कोशिश नहीं करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर को वोल्टेज दूं, तो पहिया उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में मोटर वायर की गई है। इससे पहिए का कोणीय संवेग बढ़ेगा। क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यह नीली प्लेट पर भी कोणीय संवेग लगाएगा। तो उदाहरण के लिए, अगर डिस्क घड़ी की दिशा में घूमेगी, तो नीली डिस्क विपरीत दिशा में यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। मैंने इसे स्विच के साथ सीधा बैटरी से नहीं जोड़ा। मैंने प्लेट के पीछे जाइरो और एक्सेलेरोमीटर लगाए हैं, जिससे यह खुद को संतुलित करने की कोशिश करेगी, और सफेद पैड प्लेट का ऊपरी हिस्सा होगा। अगर मैं इसे कोन पर रखूं, तो यह पहिए को ऐसी दिशा में घुमाएगा जिससे फोम पैड फिर ऊपर आ जाए। तो चलिए इसे प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि यह टेस्ट रिग काम करता है या नहीं। ठीक है, इसे प्लग इन कर दिया है और एक कोण पर रखा है। अब यह खुद को ठीक कर लेना चाहिए, और लो हो गया। इसने सफेद पैड को सीधा कर दिया है। अब पहिया अब स्थिर हो गया है, क्योंकि इसे इस नीले पैड को और कोणीय संवेग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वही है जहां इसे होना चाहिए। इस टेस्ट ट्रिक की खासियत है कि अगर मैं नीली प्लेट पर बल लगाऊं, तो जाइरो और एक्सेलेरोमीटर उसे पहचान कर पहिया उसी दिशा में घुमा देंगे, ताकि कोणीय संवेग सोखा जा सके। चलिए आजमाते हैं। क्या आपने देखा? यह मोटर एक दिशा में घूमकर नीली प्लेट के घूमने को सोखता है।
अब रिएक्शन व्हील्स के बारे में जानना जरूरी है कि ये कभी-कभी सैचुरेटेड हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि मोटर इससे ज्यादा तेज नहीं घूम सकता और इसलिए वो पहिए को उसकी मौजूदा आरपीएम से ज्यादा तेज नहीं घुमा सकता। और ये सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि यह इस ड्रोन के लिए भी समस्या हो सकती है। अगर मैं इसे वापस सीधा कर दूं तो मोटर रुक जाना चाहिए। अब मेरे पास दो पहिए हैं। एक रिएक्शन व्हील एक्सपेरिमेंटल टेस्ट रिग पर है, दूसरा ड्रोन पर लगेगा। अब ये पहला पहिया 194 ग्राम का है और ये वाला 85 ग्राम का है। ये पहले पहिए के वजन के आधे से भी कम है। अब वापस चलते हैं उस समीकरण पर जो रैखिक संवेग के लिए है, जिसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, जहां द्रव्यमान गुणा वेग बराबर होता है संवेग के। तो इससे यह पता चलता है कि अगर दोनों पहियों को एक ही वेग से घुमाया जाए तो इस पहिए का संवेग इस पहिए से कहीं ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि हमें कोणीय संवेग का समीकरण देखना चाहिए। ये कोणीय संवेग का समीकरण है जिसमें जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग होता है, जो घूमने की गति दर्शाता है। सबसे अहम हिस्सा जड़त्व आघूर्ण है। अगर इसमें संवेग संरक्षण लागू करें तो ड्रोन का जड़त्व आघूर्ण यद्य घूर्णन दर बराबर होगा पहिए के जड़त्व आघूर्ण यद्य घूर्णन दर के। अब मूल रूप से हम जो करना चाहते हैं वह है ड्रोन के घूर्णन दर को अधिकतम करना, ताकि हमारे पास ड्रोन का पूरा एटीट्यूड नियंत्रण हो सके। इसे करने के लिए या तो ड्रोन का जड़त्व आघूर्ण कम करें या पहिए का कोणीय संवेग बढ़ाएं, जो पहिए का जड़त्व आघूर्ण या उसकी कोणीय वेग बढ़ाकर किया जा सकता है। अब हम कोणीय वेग को उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते जितना इलेक्ट्रिक मोटर के लिए निर्धारित है, क्योंकि वह केवल अधिकतम आरपीएम तक ही घूम सकता है। तो मूल रूप से हम जिस चीज के साथ काम कर रहे हैं वह है पहिए और ड्रोन का जड़त्व आघूर्ण। इसे जितना हो सके उतना अधिक रखने के लिए अधिक जड़त्व वाला पहिया और कम जड़त्व वाला ड्रोन चाहिए। आइए पहिए के जड़त्व आघूर्ण पर चर्चा करें। डिस्क या रिंग के जड़त्व आघूर्ण के लिए ये समीकरण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पहले रिएक्शन व्हील जैसी ठोस डिस्क के लिए समीकरण है आधा m r वर्ग, यानी आधा गुना इसका द्रव्यमान गुना इसका त्रिज्या का वर्ग। जबकि एक रिंग के लिए, जो कि इस जैसी है, बस बीच के स्पोक्स को छोड़ दें, हम देख सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना त्रिज्या का वर्ग होता है। तो इन दोनों वस्तुओं के लिए अगर उनका द्रव्यमान और त्रिज्या समान हो तो रिंग का जड़त्व आघूर्ण डिस्क के मुकाबले दोगुना होगा। इसका मतलब है कि जड़त्व आघूर्ण पर त्रिज्या का असर द्रव्यमान से ज्यादा होता है, क्योंकि वह वर्ग में आती है। तो अगर आप त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो यह 4 गुना करने के बराबर होता है, जबकि अगर आप द्रव्यमान को दोगुना करते हैं तो यह सिर्फ 2 गुना करने के बराबर होता है। तो यह ठोस डिस्क, हालांकि इसका वजन लगभग दोगुना है इस डिस्क के मुकाबले, फिर भी दोनों में जड़त्व की मात्रा बराबर है। अब क्योंकि यह आकार सिर्फ एक साधारण रिंग से थोड़ा अधिक जटिल है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों डिस्क को अपने कैड प्रोग्राम में डिजाइन किया, और अगर मैं कैड प्रोग्राम में गणनाएं देखूं तो मैं साबित कर सकता हूं कि दोनों में जड़त्व की मात्रा बराबर है। तो इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? यहां मेरे पास दो रिएक्शन व्हील्स हैं, दोनों का जड़त्व घूर्ण बराबर है, और जब इन्हें एक ही इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा जाएगा तो दोनों की कोणीय वेग भी बराबर होगी। इसका मतलब है कि दोनों ड्रोन को समान कोणीय संवेग दे पाएंगे। लेकिन ये व्हील उससे आधा वजन का है, जो न सिर्फ ड्रोन का कुल वजन कम करेगा, क्योंकि यह साफ तौर पर बहुत हल्का है, और उम्मीद है कि ड्रोन की उड़ान का समय भी बढ़ाएगा। यह ड्रोन को छोटे मोटर इस्तेमाल करने की भी सुविधा देता है, ताकि यह व्हील उठाया जा सके, ना कि इस भारी व्हील को, जिससे ड्रोन की जड़ता कम हो जाएगी।
जो ड्रोन की कोणीय गति बढ़ाने में भी मदद करता है। तो न सिर्फ हमने जड़ता को समान रखा है, बल्कि हमने ड्रोन की जड़ता को कम भी किया है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया, कोणीय गति बढ़ाने और ड्रोन को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब इस ड्रोन को बनाना शुरू करने का समय आ गया है। इस रिएक्शन व्हील ड्रोन का निर्माण पूरा करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि रिएक्शन व्हील्स कंट्रोल करने के लिए मैंने कौन से कंपोनेंट्स चुने हैं। यह दो ब्रश्ड मोटरें एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगी हैं और इनके आउटपुट शाफ्ट्स पर रिएक्शन व्हील्स लगेंगे। अब रोल और पिच एक्सेस कंट्रोल होंगे। यह एक्सेस के लिए व्हील नहीं लगाऊंगा, उसे प्रोपेलर्स के एरोडायनामिक कंट्रोल से करूंगा। अब मैंने ब्रशलेस मोटरों के मुकाबले ब्रश्ड मोटरें चुनने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत कम आरपीएम पर ब्रशलेस मोटर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें या तो किसी तरह के एनकोडर या हॉल इफेक्ट सेंसर की जरूरत होती है, ताकि रोटर की सटीक पोजीशन पता चल सके। ब्रशलेस मोटर की दिशा को सहज रूप से बदलना भी काफी मुश्किल होता है। हालांकि ड्रोन स्पीड कंट्रोलर ब्रशलेस मोटर की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर दिशा बदलते समय ये बहुत तेज ब्रेकिंग और बहुत तेज एक्सेलरेशन करते हैं। मुझे लगता है ड्रोन हवा में होगा तो रिएक्शन व्हील से समस्या होगी। ब्रश्ड मोटर में आप बस वोल्टेज और करंट की दिशा बदल सकते हैं और मोटर धीमी होकर दूसरी दिशा में सहज रूप से तेज हो जाएगी। दूसरा कारण है कि इन मोटर्स में गियर बॉक्स होता है, जिससे रिएक्शन व्हील को मोटर से काफी टॉर्क मिल सकता है, बिना तेज घूमे या जायरोस्कोपिक समस्या के। इन ब्रश्ड मोटर्स को चलाने के लिए मेरे पास यहां नीचे एक मोटर ड्राइवर लगा है। मोटर ड्राइवर दोनों मोटर्स चला सकता है, जो सुविधाजनक है। ये आर्डुइनो नैनो से नियंत्रित होता है। अब आर्डुइनो नैनो को मोटर्स की दिशा का पता लगाने के लिए मैंने सामान्य ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर प्रोग्राम किया है, जिससे वो सर्वो कंट्रोल आउटपुट दे सके, जिसे आर्डुइनो नैनो पढ़ सकता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर में जाइरो और एक्सेलेरोमीटर लगे हैं, जिससे ये ड्रोन की हरकत पहचानता है। मैं रिसीवर और रेडियो कंट्रोल से भी ड्रोन को नियंत्रित कर सकता हूं। तो अगर मैं बैटरी लगाऊं तो हमें सब कुछ जलता हुआ दिखना चाहिए। ये 1 सेकंड में आम हो जाना चाहिए। लो हो गया। इसका मतलब है कि मोटरें घूमने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अगर मैं ड्रोन को झुकाता हूं तो इसमें से एक मोटर घूमने लगेगी। अगर मैं इसे इस दिशा में झुकाता हूं तो ये मोटर घूमने लगेगी। हाँ, तो वो मोटर घूम रही है। अगर मैं इसे इस ओर झुकाता हूं तो दूसरी मोटर चलती है। अब मैं यहां रेडियो कंट्रोल भी लगा सकता हूं और दिशा को नियंत्रित कर सकता हूं अपने स्टिक्स का इस्तेमाल करके, जिसका मतलब है कि मैं ड्रोन को हवा में नियंत्रित कर सकता हूं। अब मुझे पता है कि जाइरो और एक्सेलेरोमीटर आर्डुइनो के साथ रिएक्शन व्हील मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मोटर्स को सोल्डर करके इस चीज को हवा में उठाया जाए। आप सोच रहे होंगे, टॉम, तुम रिएक्शन व्हील से ड्रोन क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? ड्रोन वैसे भी ठीक उड़ते हैं। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे रिएक्शन व्हील के पीछे का फिजिक्स, खासकर संवेग संरक्षण, बहुत दिलचस्प लगता है। और अगर ये ड्रोन नहीं उड़ता तो ये सिर्फ समय और पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। अगर ये ड्रोन नहीं भी उड़ता तो मैंने कुछ सीखा और शायद आपको भी सिखाया। फिर भी मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये चीज उड़ जाए। मुझे लगता है ये अभी भी ड्रोन से ज्यादा क्रिसमस सजावट जैसा है, इसलिए मैंने इसे छत से लटकाया ताकि फ्लाइट कंट्रोलर के पैरामीटर्स ट्यून कर सकूं। इसे छत से लटकाने पर मैं एक एक्सेस फ्री कर देता हूं। इस मामले में
यह रोल एक्सिस वाला रिएक्शन व्हील है और मैं असल में यह सिमुलेट कर सकता हूं कि अगर मैं इस पर कोई बाहरी ताकत लगाऊं तो क्या होगा और क्या रिएक्शन व्हील उसका जवाब देता है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं अपने रेडियो कंट्रोल से भी इसे नियंत्रित कर सकता हूं और उसे घुमा सकता हूं। देखो, मैं काफी सटीक 360 डिग्री घुमा सकता हूं, 90 डिग्री के अंतराल में। मुझे उस अक्ष पर अच्छा नियंत्रण है। रिएक्शन व्हील ड्रोन अब तैयार है और अब इसके ऊपर नीचे प्रोपेलर होने से यह ज्यादा ड्रोन जैसा दिखता है। इस ड्रोन के नियंत्रण की बात करें तो रिएक्शन व्हील्स पिच अक्ष और रोल अक्ष को नियंत्रित करेंगे। यह अक्ष नियंत्रित करने के लिए मैं प्रोपेलरों की डिफरेंशियल थ्रस्ट इस्तेमाल करूंगा। प्रोपेलर विपरीत दिशा में घूमते हैं ताकि होवर के दौरान कोई टॉर्क रोटेशन न हो। यह अक्ष नियंत्रित करने के लिए एक प्रोपेलर की गति बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी, जिससे टॉर्क में फर्क आएगा और ड्रोन हवा में घूमेगा। तो मूल रूप से यह पूरी प्रक्रिया किसी वस्तु जैसे प्रोपेलर या रिएक्शन व्हील के टॉर्क को बदलकर नियंत्रित की जाती है। तो मैं बैटरी को चार्ज करने जा रहा हूं और फिर मुझे लगता है कि हम टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार हैं। मैंने ड्रोन को समतल स्लैब पर रखा ताकि प्रोपेलर घास से न टकराए और वह पूरी तरह समतल रहे। अगर वो समतल नहीं होता तो रिएक्शन व्हील्स उसे समतल करने की कोशिश करते और शायद उड़ान से पहले ही सैचुरेट हो जाते। चलो इसे फिर से आजमाते हैं और फिर से। आउच! अब कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी। मैंने पुराने टूटे हुए प्रोपेलर बदलने के अलावा कुछ और बदलाव भी किए हैं। किसी कारण से पिच रिएक्शन व्हील का टॉर्क रोल रिएक्शन व्हील से काफी कम है, जो कि वाकई अजीब है क्योंकि मैंने दोनों को एक ही सप्लायर से खरीदा है और दोनों की रेटिंग एक जैसी है, दोनों की आरपीएम रेटिंग भी एक जैसी है और गियर रेशियो भी एक जैसा है। लेकिन किसी वजह से इसमें दूसरे वाले की तुलना में कहीं ज्यादा रेजिस्टेंस या टॉर्क है। मुझे नहीं पता इसमें अलग गियर रेशियो या मैग्नेट्स हैं या नहीं, लेकिन मैंने फ्लाइट कंट्रोलर की सेटिंग्स एडजस्ट की हैं ताकि व्हील पहले से तेज घूमे। मैंने बैटरी भी बदल दी है। अब इसमें हाई वोल्टेज बैटरी है जो मोटर्स को ज्यादा पावर देगी और साथ ही ज्यादा आरपीएम भी देगी, जिससे रिएक्शन व्हील्स की सैचुरेशन थोड़ी देर से होगी। इस बैटरी को बैलेंस करने के लिए मैंने इस पैर में कुछ सीसा के वजन जोड़ दिए हैं और मेरी अगली उड़ान के लिए योजना है। मेरे पास ज्यादा प्रोपेलर नहीं बचे हैं, लेकिन मेरी योजना है कि इसे जितना जल्दी हो सके जमीन से ऊपर उठाऊं और फिर देखूं कि क्या रिएक्शन व्हील्स कंट्रोल ले सकते हैं। मुझे लगता है अगर मैं जमीन पर ज्यादा रहता हूं तो रिएक्शन व्हील्स जमीन से लड़ने और रोल पिच करने की कोशिश में उड़ान से पहले ही सैचुरेट हो जाते हैं। आइए इसे फिर से टेस्ट फ्लाइट पर ले चलते हैं। अगली कोशिशें भी खास अच्छी नहीं थीं। फिर मैंने उड़ान का स्लो मोशन देखा और पाया कि ड्रोन यॉ एक्सिस पर घूम रहा था। मैंने यॉ पीआईडी वैल्यूज बढ़ाई और फिर कोशिश की।
अब यह एक्सिस स्थिर है। लगता है हम सफलता के करीब हैं। या शायद नहीं। लेकिन फिर यह हुआ। स्लो मोशन में दिखता है कि रिएक्शन व्हील्स ड्रोन की दिशा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे इतनी तेज बिल्कुल नहीं घूम रहे कि अधिकतम आरपीएम सैचुरेशन कोई समस्या बने। आठ सेकंड की सफल उड़ान के बाद अगली उड़ान में ड्रोन ने तेजी से गोता लगाया। ऊपर का मोटर माउंट टूटने के बाद प्रोपेलर से चलने वाले रिएक्शन व्हील क्यूबसैट ड्रोन की आखिरी टेस्ट उड़ान का समय आ गया था। तो अब इस प्रोजेक्ट को समेटने का समय आ गया है। ये काफी लंबा प्रोजेक्ट रहा है और साथ ही ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। आखिरकार ये ऊपर के मोटर माउंट के टूटने के साथ खत्म हुआ और उस आखिरी क्रैश में दोनों रिएक्शन व्हील्स भी मोटर शाफ्ट से अलग हो गए। इन पैरों में कुछ दरारें आ गई हैं और मुझे लगता है कि फ्रेम भी यहाँ साइड में कहीं से टूट गया है। तो अगर मुझे इसे फिर से आजमाना है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ मरम्मत की जरूरत है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, मैं रिएक्शन व्हील्स के लिए ब्रश्ड मोटर्स इस्तेमाल कर रहा हूं और टॉर्क कंट्रोल करने के लिए मोटर का करंट बदलता हूं। अब इसमें समस्या ये है कि टॉर्क आउटपुट हमेशा करंट इनपुट के अनुपात में नहीं होता। जब रिएक्शन व्हील्स धीरे घूमते हैं तब वे मोटर से ज्यादा टॉर्क दे सकते हैं, लेकिन जब मोटर्स तेजी से घूम रही होती हैं, जैसे अगर वो पहले से किसी खास एंगल पर है और जब उसे रिकवर करना होता है, तो व्हील के हाई आरपीएम पर होने पर टॉर्क काफी कम हो जाता है। तो असली टॉर्क आउटपुट रैखिक लीनियर नहीं होता और ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप फ्लाइट कंट्रोलर में पैरामीटर्स को ट्यून करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लाइट कंट्रोलर तो बस यही सोचता है कि मुझे इस दिशा में फोर्स लगानी है ताकि इसे उस दिशा तक ले जाया जा सके, और पहले ही तय करना होता है कि कितनी ताकत लगानी है। जब आउटपुट फोर्स स्थिर न हो तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक तरीका है। कुछ ब्रश वाले मोटर एनकोडर के साथ आते हैं और मुझे लगता है कि यही इसका एकमात्र समाधान है। तो मूल रूप से मैं आर्डुइनो को प्रोग्राम करूंगा ताकि वह मोटर के प्रति मिनट घूर्णन आरपीएम को माप सके और फिर सिर्फ मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाने के बजाय मैं मोटर की एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं और फिर उस एक्सेलरेशन को मैच करने के लिए जरूरी करंट अप्लाई कर सकता हूं। तो पहिए की एक्सेलरेशन को सिर्फ करंट से कंट्रोल करने के बजाय उसे वास्तव में मापा जाता है और फिर एक क्लोज्ड फीडबैक लूप का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता है। मुझे लगता है पहियों के मोमेंटम में लगातार बदलाव लाने का यही एक तरीका है। मैं संभावित समाधानों और सुधारों पर बात करता रह सकता हूं जो मुझे इस प्रोजेक्ट में करने चाहिए थे, लेकिन मैं यहां पर वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3D प्रिंट्स फिलामेंट को इस एपिसोड को स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी पेट्रियन समर्थकों का धन्यवाद। आप लोग ही इन वीडियो को संभव बनाते हैं। एक छोटी सी बात,
मैं कम से कम अगले 1 या 2 महीने तक साप्ताहिक वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं अभी भी पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं और भी बाइक प्रोजेक्ट्स पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा और समय लंबे वीडियो प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने में बिताऊंगा और जब वे तैयार हो जाएंगे तभी उन्हें अपलोड करूंगा, बजाय इसके कि जल्दी जल्दी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूं। अगर आप साप्ताहिक वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखें। माफ कीजिए, मैं शायद अगले 1 या 2 महीने के लिए इसे रोकने जा रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप एक थम्स अप दे दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर जो रिएक्शन व्हील सैटेलाइट्स में रुचि रखते हैं या कर्बल स्पेस प्रोग्राम खेलते हैं। यही से मुझे इसके लिए असल में ये आइडिया मिला था। तो हाँ, मैं ऐसे ही बोलता ही रह सकता हूं। फिर से देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।